भारतीय राज्य का स्वरूप, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसी दौरान एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के वे देश जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ादी मिली, उन्हें प्रायः विकासशील राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। ये देश आर्थिक रूप से गरीब हैं और इनका एक कॉलोनियल हिस्ट्री, औपनिवेशिक इतिहास रहा है। कुछ देशों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान हैं, जबकि कुछ देशों में सैनिक शासन भी देखने को मिला है। इन देशों की सामाजिक व्यवस्था में हमें बहुत सी विविधताएं और विषमताएं, डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती है। और देखिए, यदि हम भारतीय राज्य के स्वरूप की बात करें तो भारतीय राज्य के स्वरूप को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राज्य के स्वरूप से हमारा क्या अभिप्राय है। What is meant by the nature of state? Let's first deal about what is the meaning by the nature of state. राज्य के स्वरूप से क्या अभिप्राय है। देखिए, राज्य के स्वरूप को परिभाषित करने में सबसे बड़ी कठिनाई जो आती है वह यह है कि संविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाएं सही अर्थों में वे कार्य संपन्न नहीं करती जिनके लिए उनकी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त हम ये मानते हैं कि बहुत सारी कल्याणकारी नीतियां लागू की जाती है, पर देखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति शासन सूत्र का संचालन करते हैं वे या तो अपने सामाजिक दृष्टिकोण की वजह से या अपनी अयोग्यता की वजह से विकास और उन्नति का प्रभावी उपकरण नहीं बन पाते। दूसरे शब्दों में, वे सभी हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि जिनका चयन हम करते आ रहे हैं, वे या तो अपने दृष्टिकोण की वजह से या अपनी अक्षमता की वजह से या स्वार्थपरता की वजह से विकास और उन्नति का प्रभावी उपकरण नहीं बन पाते। और किसी भी राज्य का वास्तविक स्वरूप निम्नलिखित बातों को समझकर ही समझा जा सकता है। इस प्रस्तुत अध्याय में सबसे पहले हम नेचर ऑफ स्टेट को समझेंगे और इसके पश्चात नेचर ऑफ स्टेट से संबंधित जो 3 उपागम हैं, विशेषकर उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम और गांधीवादी उपागम को समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि देखिए, कोई भी एक लेक्चर जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या तैयार करते हैं तो ये संभव नहीं होता कि 15 या 20 मिनट में ही एक पूरे अध्याय को, एक पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि लिबरल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तौर पे आप लोगों को दे सकूं, ताकि एक साथ आप लोग भी 50-60 मिनट वीडियो के सामने ना बैठें। एनीवे, फर्स्टली आई विल डील अबाउट of different determinant factors which is playing an important role in determining the nature of a state. वो सभी कारक जो किसी एक राज्य की स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक है किसी भी देश की संस्थागत संरचना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। देखिए, राज्य का संस्थागत ढांचा किस प्रकार का है, उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। संविधान ने उदार लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की है भारत में। कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश अ लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, या साम्यवादी या सत्य ढांचे की स्थापना की है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि किसी भी देश विशेष का जिसका हम अध्ययन करते हैं, वहाँ के संविधान द्वारा क्या उदार लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई है या साम्यवादी या फिर सत्तावादी ढांचे की। देश की शासन प्रणाली संसदीय है या अध्यक्षात्मक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यदि संसदीय प्रणाली विद्यमान है तो संसद और विधानसभा कार्यपालिका पर कितना और किस प्रकार का नियंत्रण रखते हैं, इसको भी देखा जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो राज्य के स्वरूप को प्रभावित करता है, क्लास कैरेक्टर, वर्ग संरचना, अर्थात राज्य का वर्गीय चरित्र कैसा है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले लोग किस प्रकार के हैं। क्या वे व्यक्ति समाज के व्यापक हित में निर्णय लेते हैं। यहां पर मेरा इशारा सांसद सदस्यों,
मंत्रियों और प्रशासनिक वर्ग की तरफ है और उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या वे सच्चे अर्थों में देश की जनता और उसके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं शासक और प्रशासक सभी मिलकर आर्थिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम करते जा रहे हैं? वे राजसत्ता का उपयोग अपने निजी हितों को प्रोत्साहन देने के लिए तो कहीं नहीं कर रहे। इसके अतिरिक्त अगर तीसरे कारक पे मैं ध्यान दूं तो तीसरा कारक होता है किस सीमा तक धार्मिक और जातीय समूहों किसी देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। द रोल ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं की इस सोच से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर जाति, हर धर्म के लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु जाति और धर्म के नाम पर किसी प्रकार की संकीर्णता और कट्टरता को बढ़ने नहीं देना चाहिए। देश की एकता को खतरा होने लगे तो उसका राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण कारक है किसी राज्य की प्रकृति और स्वरूप को जानने के लिए। चौथा महत्वपूर्ण कारक आता है डेवलपमेंट मॉडल ऑफ स्टेट। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्य ने कौन सी आर्थिक प्रणाली या आर्थिक मॉडल चुना है। देखिए, आमतौर पर हमें 3 तरह की आर्थिक प्रणालियां दिखाई देती हैं। उदार अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, और जो काफ़ी सीमा तक एक दूसरे के पूरक होते हैं, बल्कि पारस्परिक विरोधी बिल्कुल नहीं होते। देखिए, यहाँ पे यदि मैं उदार आर्थिक मॉडल की बात करूँ, यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात करूँ, तो अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया जा सकता है। और वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमें चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। परंतु आज चीन जैसा देश भी धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में हमें अर्थव्यवस्था का जो विकास मॉडल देखने को मिलता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर आपको निजी क्षेत्र भी दिखाई देता है और सरकारी क्षेत्र भी दिखाई देता है। आपको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिखाई देंगे और उसी के साथ आपको बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दिखाई देंगे। आपको गवर्नमेंट की राशन की दुकान भी दिखाई देगी, वहीं प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत बड़े मल्टीनेशनल मॉल्स तक आपको दिखाई देंगे। पांचवा महत्वपूर्ण कारक जो किसी देश के स्वरूप या राज्य के स्वरूप को जानने के लिए बहुत आवश्यक है, वो है रोल ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। देश में जितने क्षेत्र या प्रदेश हैं उन्हें प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय दलों के माध्यम से मिलता है या राष्ट्रीय दलों के द्वारा। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का कोई तंत्र अपने भीतर विकसित कर पाए हैं या नहीं। क्षेत्रीय दलों के उभार का कहीं अर्थ यह तो नहीं कि केंद्र में एक स्थिर और शक्तिशाली सरकार का निर्माण ही ना हो सके। यदि मैं हाल ही की बात करूं तो पिछले 2 लोकसभा के कार्यकालों में भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है और थोड़ा बहुत क्षेत्रीय दलों की शक्ति कमजोर हुई है। इसके अतिरिक्त यदि छठे महत्वपूर्ण कारक की मैं बात करूं तो वह आता है लेजिटिमाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक संस्थाओं की वैधता। जब हम राजनीतिक संस्थाओं की वैधता की बात करते हैं तो यह देखना होता है कि क्या सत्ता को वैध और उचित सिद्ध करने के लिए शासक वर्ग क्या समय समय पर चुनाव कराता रहता है या नहीं। जन समर्थन हासिल करने के लिए, मैंडेट को हासिल करने के लिए शासक वर्ग कहीं गलत प्रचार या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट का सहारा तो नहीं लेता। इसके अतिरिक्त क्या राज्य बिना उचित दबावों के अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करने की स्थिति में होते हैं। वास्तव में कोई राज्य कितना अधिक शक्तिशाली होता है और वह किस हद तक अपनी विदेशी नीति में अपना स्वयं का निर्धारण करता है, ये बहुत हद तक उसकी प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर आधारित होती है। और ये भी किसी राज्य के स्वरूप को जानने का एक बहुत अच्छा कारक होता है। संक्षेप में बताना ये चाहता हूँ,
कि देखिए, यदि किसी भी राज्य की प्रकृति या स्वरूप को जानना है तो उसको जानने से पहले उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, संस्थागत संरचना, उसका क्लास करेक्टर, वहाँ पर वर्ग संरचना, रोल ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप, वहाँ पे धार्मिक और जातीय समुदायों की भूमिका क्या है, इसके पश्चात वहाँ का डेवलपमेंट मॉडल यानी अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल, रोल ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, नेक्स्ट लेजिटिमाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का वैधता या संस्थाओं की वैधता किस प्रकार की है और किस प्रकार कोई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्धारण कर पाता है। इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने के पश्चात ही हमें उस राज्य विशेष के एक स्वरूप की समझ बन पाती है। हमें भारतीय राज्य के स्वरूप को समझने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाना या इनका अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। इसके आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले भारतीय राज्य के स्वरूप के विषय में उदारवादी दृष्टिकोण पर गौर करना चाहूँगा। फर्स्ट आई विल फोकस ऑन द लिबरल व्यू ऑफ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उदारवाद का अभिप्राय क्या है, उदारवाद का अर्थ क्या है। देखिए, उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण होता है जो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की मांग करते हुए व्यक्ति के मान, मर्यादा और उसकी गरिमा की रक्षा की वकालत करता है। उदारवादियों का कहना है कि परिवार, जाति, धार्मिक समुदाय तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन जैसी बहुत सी संस्थाएं राज्य में होती है जिनके मिलने से समाज बनता है। इसलिए समाज में रहने वाले लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच टकराव कभी कभी संघर्ष का भी रूप ग्रहण कर सकता है और राज्य का लक्ष्य यह होता है कि किसी प्रकार इन झगड़ों को शांत किया जाए और राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले लोग समाज के व्यापक हितों में अपना निर्णय ले सके। यदि हम भारतीय राज्य के उदारवादी चरित्र को रेखांकित करने की कोशिश करें तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हमें कुछ खास विशेषताएं दिखाई देती हैं, जिसमें से पहली विशेषता होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में इंग्लैंड की तरह संसदीय शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है तो आपको ये समझना होगा कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव अपने द्वारा लिए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों में विधानमंडल के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जब तक संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार को बहुमत प्राप्त होता है, वह अपनी सरकार चलाती रहती है और ठीक इसी तरीके से केंद्र की तरह ही हमें राज्यों में भी शासन का संसदीय ढांचा देखने को मिलता है। इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र की यदि स्थापना की बात करें तो वहाँ पे हमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं दिखाई देती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र है। जैसे सुशिक्षित और जागरूक मतदाता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दो बड़े राजनीतिक दल, लेबर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, इन दोनों के मध्य स्वतंत्र चुनाव, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दो बड़े राजनीतिक दल, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, जो देश को ना सिर्फ स्थायी सरकार बल्कि सशक्त विपक्ष प्रदान करने में भी सक्षम है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियां उपस्थित हुई हैं समय समय पर और केंद्र में स्पष्ट बहुमत का संकट काल पहली बार 1989 में उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात कई संसदीय चुनावों में जैसे 91, 1996, 1998, 1999, 2004 एंड 2009 में भी
किसी भी एक दल को स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं हुआ और इसमें 1996 और 1998 में गठित सरकारों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही हैं। अभी हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं भारत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2 की सरकार चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सरकार अपना कार्य चला रही है। इस सरकार को इस बार पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई है और स्थिति यहाँ तक विकसित हुई है कि विपक्षी दलों के लिए जो न्यूनतम मतदान की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम जनादेश की आवश्यकता होती है, जो लोकसभा में न्यूनतम सीटों की आवश्यकता होती है, वो भी विपक्षी दलों को प्राप्त नहीं हो पाया है। यदि उदारवादी उपागम की मैं दूसरी विशेषता पर गौर करूं तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व दिखाई देता है। We can identify independent judiciary in a country। जैसा कि हम जानते हैं भारत में समूचे देश के लिए एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिका की भांति हमारे देश में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सारे देश में एक जैसे सिविल और क्रिमिनल लॉ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वे संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध तक घोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका आज बहुत ही सक्रिय होकर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रही है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसमें वह केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा या फिर संघ शासित क्षेत्र द्वारा या फिर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है और संविधान की मूल भावना के विपरीत पाए जाने पर ऐसे कानूनों को, अधिनियमों को रद्द भी कर सकता है। शायद इसीलिए न्यायपालिका से यह अपेक्षा की जाने लगी है कि वह उन प्रश्नों पर भी अपना फैसला दे जिनका उत्तर देना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका का, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट का मजबूत होकर उभरना बहुत स्वाभाविक है। इसे न्यायपालिका की सक्रियता ही कहा जाता है। देखिए, न्यायपालिका की सक्रियता या न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायपालिका की वह शक्ति है जब सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यदि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, यदि उचित समय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं करती जो देश के सार्वजनिक हित में किया जाना बहुत आवश्यक हो, तो ऐसी परिस्थिति का आकलन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय स्वयं न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुए बहुत से निर्देश सरकारों को दे सकता है। पर इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि न्यायिक सक्रियता की वजह से आज संसद और न्यायपालिका के बीच इस संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो गई है। भारतीय न्यायपालिका और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों की वजह से आज न्यायाधीशों में, जजेस में स्वतंत्रता और निर्भीकता जैसे गुणों का विकास हुआ है। वहीं दूसरी ओर यदि हम साम्यवादी देशों की बात करें, कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करें, तो न्यायपालिका शासन के एक अंग के रूप में कार्य करती है। मनमानी शक्तियों का प्रयोग वहां पे देखा जा सकता है, सीक्रेट जुडिशियल एक्टिविटीज देख सकते हैं तथा राजनीतिक विरोधियों के प्रति एट्रॉसिटीज और निर्दयता का व्यवहार देखा जा सकता है। ये सब कम्युनिस्ट न्याय व्यवस्था के सामान्य लक्षण हैं। इसी के साथ यदि उदारवादी उपगम की तीसरी विशेषता पर गौर करें तो वह है केंद्रित संघवाद, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन का संघीय स्वरूप। देखिए, भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई है और यहाँ पर संघीय शासन अपनाने के कारण केंद्रीय सरकार अत्यधिक शक्तिशाली बन गई है।
जैसे कि हम जानते हैं 1950 से 1967 तक का समय, 1950 टू 1967 का दौर केंद्र राज्य सहयोग का दौर था। ठीक इसके विपरीत 1967 के चौथे आम चुनावों के बाद केंद्र राज्यों में संघर्षों का समय या उदय हुआ। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद के 3 आयाम बहुत मुख्य थे: प्रशासनिक, वैधानिक और वित्तीय, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लीगल। प्रशासनिक विवादों का संबंध मुख्य रूप से राज्यपाल की भूमिका और राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर रहा है, यानी आर्टिकल 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। देखिए, जब हम संघात्मक शासन की बात करते हैं या शासन के संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो संघात्मक शासन से हमारा अभिप्राय क्या है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमें पूरे विश्व में एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के 2 स्वरूप दिखाई देते हैं। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें पूरे देश की शासन व्यवस्था एक केंद्रीय स्तर से चलाई जाती है और वहाँ पर राज्य सरकारों का अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन, यदि मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन की पूरी राजनीतिक व्यवस्था केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, केंद्र सरकार के स्तर पर चलाई जाती है और वहाँ पर भारत के समान विभिन्न राज्यों का अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उन डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पूरे देश में शासन व्यवस्था चलाती है, परंतु पूरे देश में एक केंद्र सरकार का संपूर्ण नियंत्रण देखा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम संघात्मक शासन की बात करें तो संघात्मक शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हमें पूरे देश की शासन व्यवस्था में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 स्तरों पर सरकारों का चलन देखने को मिलता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। इसके उपरांत स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व होता है, नागरिक अधिकारों का अस्तित्व होता है, दबाव समूह और गैर सरकारी संगठनों को कार्य करने की आज़ादी होती है और एक और प्रमुख विशेषता कठोर और लिखित संविधान देखने को मिलता है। यदि उदारवादी उपागम की मैं चौथी विशेषता पर ध्यान दूं या चौथे लक्षण की बात करूं तो वह है लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उदार औद्योगिक नीति। जैसा कि हम जानते हैं, करीब 4 दशकों तक भारतीय उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण लागू रहे, पर तेजी से बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश को देखते हुए यह महसूस किया गया कि ज़्यादातर नियंत्रण अब उपयोगी नहीं रह गए हैं। इसलिए सन 1991 में जब भारत की सरकार के समक्ष भुगतान संतुलन की संकट की स्थिति पैदा हुई तो उस वक्त देश को नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा करनी पड़ी। इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो मुख्य लक्षण थे उसमें था कि किसी प्रकार देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार को बनाए रखना, देश के निर्यात को प्रोत्साहित करना, उद्योगों की जो पुरानी लाइसेंस प्रणाली थी, जो कोटा परमिट प्रणाली थी, उसको खत्म करना और विदेशी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लाना। और देखिए, 1995 में औद्योगिक नीति को और ज़्यादा उदार बनाया गया और भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को बहुत बढ़ावा दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्योग अब निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए हैं। यदि मैं हाल ही की बात करूं तो एयर इंडिया का प्रपोजल अभी भी सरकार के समक्ष है। वो तो कोविड-19 की वजह से इसे थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले से ही प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं और टेलीकम्युनिकेशंस में तो आज जो सरकारी उपक्रम होते थे जैसे कि BSNL है और MTNL है, वो आज हाशिए पे चलते चले जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज बहुत लीडिंग पोजीशंस में आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, बहुत बार देश में आर्थिक उदारवादी नीतियों की आलोचना भी की गई है, विशेष रूप से वामपंथी और कई पुराने समाजवादियों ने इस नई औद्योगिक नीति की आलोचना की है समय समय पर वास्तविकता ये है
कि आज के विश्वव्यापीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में इस उदार आर्थिक नीतियों की अवहेलना करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। इस बात का महत्व हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि चीन और रशिया जैसा देश, जो साम्यवादी देश, इस विशेषकर चीन की अगर बात करें, जो साम्यवादी देश हुआ करता था, आज धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। रशिया पूरी तरीके से पूंजीवाद की अग्रसर हो रहा है। इसके आगे यदि मैं उदार लोकतंत्र की या उदारवादी उपागम की अगली विशेषता की बात करूं तो वह है सेकुलर पॉलिसी, सेकुलरिज्म ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। नागरिकों के धार्मिक विचार और विश्वास क्या है, इस बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में कोई घोषित नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने खुद को एक मुस्लिम प्रधान देश घोषित कर रखा है, पर भारत के संविधान में भारत को एक धर्म विशेष की घोषणा नहीं की गई है। राज्य किसी भी पंथ यानी धर्म, मजहब और उससे संबंधित गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का पालन करता है और सर्वधर्म समभाव इसी को कहा जाता है। यहां पर एक विशेष चर्चा करना चाहूंगा। गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में अक्सर सभी धर्मों के ग्रंथों का पाठ किया जाता था और उसी प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान में प्रकट होता है। धर्मनिरपेक्षता का सार ये है, या पंथ निरपेक्षता का सार ये है कि राज्य को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए लोगों को ना तो प्रोत्साहन देना चाहिए और ना ही हतोत्साहित डिस्करेज करना चाहिए। राज्य के उदारवादी उपागम की यदि अगली विशेषता की बात करूं तो वो है नागरिकों के बीच नागरिक अधिकारों की व्यवस्था। देखिए, किसी भी देश में उदारवादी उपागम या वह देश उदारवादी है या नहीं, इसको जांचने का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कि वहां पर आधारभूत नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। यदि नागरिकों को मानव अधिकार और कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार नहीं दी गए हैं, तो वह देश किसी भी प्रकार से उदार लोकतांत्रिक देश या उदारवादी उपागम वाला देश नहीं कहलाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय अपनाने का अधिकार और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी ना बनाए जाने की आज़ादी का अधिकार, जीवन का अधिकार, ऐसे अनेक बहुत से मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनकी गैर मौजूदगी में उस देश को एक उदारवादी लोकतांत्रिक देश कहना असंभव होगा। इससे आगे बढ़ते हुए यदि उदारवादी उपागम की मैं अंतिम विशेषता पर गौर करूं तो कहा जा सकता है कि उस देश के भीतर एक से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत चुनाव कराए जाते रहने चाहिए। Open competition among political parties through periodic elections should be conducted in that country. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उदार लोकतांत्रिक राज्य में बहुत से राजनीतिक दल विद्यमान हैं और भारत की राजनीतिक दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि बहुत से राष्ट्रीय दल हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भारत में देखा जा सकता है और ये सभी दल राजनीतिक सत्ता के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन करते हैं। और पिछले 15 वर्षों के दौरान भारतीय राजनीतिक दलों में एक बुनियादी बदलाव यह आया कि राष्ट्रीय दलों का एक समय तक हमें दबदबा
कम देखने को मिला, जबकि क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता गया, विशेषकर 1989 के बाद। लेकिन यदि मैं पिछले 2 लोकसभा कार्यकाल की बात करूं, विशेषकर 16वीं और 17वीं लोकसभा का, तो इसमें राष्ट्रीय दलों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय दल की भूमिका निभाते हुए एक व्यापक बहुमत को प्राप्त किया है देश के अंदर। हमारे देश में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से एक निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य दायित्व है कि वह बिना किसी भय और दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक निश्चित समय अंतराल पे लोकतांत्रिक चुनावों को आयोजित करता रहे। इन्हीं सब बात तत्वों के आधार पर या लक्षणों के आधार पर भारतीय राज्यों को हम एक लोकतांत्रिक राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक या भारतीय उदारवादी लोकतांत्रिक लक्षणों के पश्चात यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य का जो स्वरूप है वह मूलतः उदारवादी मॉडल से ही मेल खाता है। राज्य का यह स्वरूप सैद्धांतिक दृष्टि से तो ठीक है, परंतु जैसा कि अतुल कोहली द्वारा लिखा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था औपचारिक और कानूनी समानता तो सुनिश्चित करती है, परंतु हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समानता अभी भी समान नहीं है। हमारे देश में आज भी बहुत सी कमियों को रेखांकित किया जा सकता है, जैसे हमारे देश में बहुत हद तक व्यक्तित्व पूजा की परंपरा रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार और घोटालों ने बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को झकझोर कर रखा है। हाल ही के वर्षों में हमें बहुत से चर्चित घोटाले सुनने को मिले। इसके अतिरिक्त आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी बहुत आवश्यक है। व्यक्तियों की राजनीतिक क्षमता का निर्धारण उनके आर्थिक संसाधनों से होता है। नागरिकों को केवल वोट का अधिकार यानी राजनीतिक अधिकार मिल जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती, बल्कि जिस देश में धनी और निर्धन वर्ग मौजूद है, वहां हमेशा 2 वर्ग, मालिक और दास वर्ग में हमेशा बटा रहेगा। यदि चौथी मूल्यांकन की बात की जाए तो देश में हमारे छोटे बड़े लगभग सभी पार्टियों में आज राजनीतिक अपराधीकरण बहुत बढ़ गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पार्टियों में इन लोगों को चुनावी टिकट देने का मोह आज भी देश के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रशासनिक दुर्बलताएं हमें दिखाई देती है, जिसमें आम व्यक्ति, एक साधारण नागरिक और अफसरों के बीच एक खाई सी बढ़ती जा रही है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि नए सिरे से प्राथमिकताओं को तय किया जाए, प्रशासनिक पारदर्शिता को लाया जाए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए और ईमानदार सरकार को लागू किया जाए। एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन के लिए अनेक उपायों की चर्चा की जा रही है। उन्हीं में से जैसे कुछ उपाय हैं ombudsman और लोकपाल की संस्था की स्थापना। आज भी हमारे देश में लोकपाल का बिल अभी तक संसद के पटल पर रुका हुआ है। सारांशतः मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत का राजनीतिक सामाजिक स्वरूप एक उदारवादी उपागम से मिलता है, क्योंकि हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, रोल ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप, डेवलपमेंट मॉडल, रोल ऑफ नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, लेजिटिमाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक उदार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया है।